Hello everyone, so this is Rakshita. So today we are going to start from class 8 geography chapter 4 agriculture. Okay, so let's start. Agriculture मतलब खेती related to the farming. Then here one example is given story. So let's read this. Gurpreet, Madho and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. मीन्स गुरप्रीत, माधव और टीना क्या है विलेज के थ्रू वॉक कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने एक फार्मर को देखा जो लैंड को टाइल कर रहा था, ठीक है, जोत रहा था। The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. तो जो फार्मर था उसने बताया कि वो वीट मीन्स उस लैंड पे वीट उगा रहे हैं और उसने उस वीट के अंदर मैन्योर ऐड किया है, खाद ऐड किया है ताकि वो सॉइल को और ज़्यादा उपजाऊ बना सके. He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi from where it would be taken to factories to make bread and biscuits from flour. तो उसने बच्चों को बताया कि जो मीन्स मंडी पे इसका बहुत अच्छा जो मंडी मतलब जो भी सब्जी मंडी रहती है तो वहाँ पे इसका बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा, तो वहाँ से इसे फैक्ट्रीज में लेकर जाएगा ब्रेड या बिस्किट्स बनाने के लिए, ठीक है। वो किससे बनते हैं? वो आटे से बनते हैं। और आटा कहाँ से बनता है? गेहूँ का आटा बनता है। Then this transformation from a plant to finished product involves three types of economic activities. So ये जो transformation हुआ, ठीक है, कैसे फ्लोर से मीन्स गेहूँ से फ्लोर बना, फिर फ्लोर से बिस्किट या ब्रेड बन रहा है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये जो चेंज हुआ एक प्लांट से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में, इसमें 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। 3 टाइप की एक्टिविटीज़ है। वो क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़। तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट है प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। तो प्राइमरी एक्टिविटी में क्या होता है? जो कनेक्टेड एंड एक्सट्रैक्शन मीन्स वो जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें इन्वायरमेंट से मिलते हैं तो उनसे कनेक्टेड रहते हैं, उनसे एक्सट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, उससे हमें मिलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है प्राइमरी एक्टिविटी का एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर मीन्स रिलेटेड टू प्लांट। प्लांट किसके है? एनवायरनमेंट के, ठीक है। तो ये भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। फिशिंग पॉन्ड्स, ठीक है, फिशिंग कहाँ से? पॉन्ड्स, रिवर्स, तो ये भी एनवायरनमेंट के ही है। देन एंड गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल्स। तो ये गुड मीन्स एग्जाम्पल्स ये जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग और गैदरिंग। अभी फिर ये प्राइमरी एक्टिविटीज सी जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है। और बी सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। मीन्स जो ये जिनसे एक्सट्रैक्ट होकर आया है, मीन्स प्राइमरी एक्टिविटी से जो भी ये हम लोगों ने जो भी जैसे प्लांट्स वगैरह हैं, ठीक है, तो उनको प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, उनको उसमें केमिकल्स वगैरह ऐड करके उनका कुछ ना कुछ बनाया जाता है। दैन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील या फिर स्टील का कुछ बनाना कुछ फैक्ट्रीज में। देन बेकिंग ऑफ ब्रेड को बेक करना। वीविंग ऑफ अ क्लोथ मीन्स जो कोई भी कपड़े की बुनाई करना आर एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटी। तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी के एग्जाम्पल्स हैं। टर्शरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज। अभी टर्शरी एक्टिविटी क्या है? किसको सपोर्ट देती है? जो हम लोगों ने 2 पढ़ी, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो इन दोनों सेक्टर को सपोर्ट देती है। कैसे? जैसे हम लोगों ने वो फिनिश्ड जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो तो हम लोगों ने सेकेंडरी एक्टिविटी में बना लिया, ठीक है, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए, तभी उस प्रोडक्ट को मीन्स लोगों तक पहुंचाएं कैसे? टर्शरी एक्टिविटीज। ये किस चीज़ का काम करती है? ट्रांसपोर्ट का, ट्रेड का, व्यापार करने का, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग। ये कुछ एग्जाम्पल्स है टर्शरी एक्टिविटीज़ के, ठीक है। देन ये वर्ड ऑरिजिन इज गिवन, ठीक है। Let's see this. The word agriculture is derived from Latin word ager or agri meaning soil and culture means cultivation. तो एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर कहाँ से आया? एक लैटिन वर्ड जो एगर, ठीक है, एगर या एग्री, ठीक है, हम एग्री बोलते हैं ना तो एग्री लेते हैं। एग्री मतलब क्या होता है? सॉइल। और कल्चर, एग्री मतलब सॉइल और कल्चर मतलब कल्टीवेशन, ठीक है, कोई भी सॉइल के ऊपर कोई भी मिट्टी के ऊपर कल्टीवेशन करना, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर क्या है? एक प्राइमरी एक्टिविटी है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइवस्टॉक। तो इस एक्टिविटी में क्या होता है कि प्राइमरी एक्टिविटी मतलब रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, जो इन्वायरमेंट से भी मिल रहे हैं। जैसे ग्रोइंग क्रॉप्स उगाना, ठीक है, फसल, फ्रूट्स उगाना, वेजिटेबल उगाना, फ्लावर्स उगाना, या फिर रियरिंग ऑफ लाइवस्टॉक मीन जो पशु है जैसे बफेलोज, काओ, तो इनको पालना। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सनस आर एंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो वर्ल्ड में 50% से भी ज़्यादा पर्सन जो हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज है, ठीक है, बिजी है। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। जो 2/3 पॉपुलेशन है
इंडिया की, ठीक है, इंडिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो अभी भी किस पे डिपेंड है, ऑन द एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर पूरा लिख लेना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फेवरेबल टोपोग्राफी मतलब लैंड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, सॉइल जो है वो उपजाऊ नहीं चाहिए, नहीं अगर वो उपजाऊ नहीं हो तो उसके ऊपर हम उगा कैसे सकेंगे, ठीक है, फसल वगैरह, और क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। देन आर वाइटल, वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट है, तो ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए। लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड, ठीक है, जिस लैंड पे जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं, ठीक है, जिस लैंड पे क्रॉप्स उगाए जाते हैं तो उस लैंड को हम क्या बोलेंगे, एरेबल लैंड। इन द मैप you can see that agriculture activity is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crops exist। तो आप मैप में वहाँ देख सकते हो जहाँ पे मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी वहाँ दिखाई गई है, मीन्स उन रीजनों में दिखाई गई है जहाँ पे फैक्टर्स, जहाँ पे मतलब क्लाइमेट के फैक्टर्स, सॉइल के फैक्टर्स, ये सारे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मैप है, तो आपको दिखाया गया है जैसे एरेबल लैंड जहाँ पे ग्रीन कलर में, ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, जहाँ जहाँ दिखाए गए ग्रीन कलर तो वो एरेबल लैंड है, ठीक है, मतलब जिस लैंड पे हम लोग क्रॉप्स उगा सकते हैं। फिर यहाँ पे डू यू नो फैक्ट, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला है एग्रीकल्चर, वेट ये पढ़ते हैं पहले, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 टाइप्स के कल्चर पढ़ने वाले हम। पहले है एग्रीकल्चर, दूसरा सेरिकल्चर, तीसरा पिसिकल्चर, और फोर्थ है विटिकल्चर, फिफ्थ है हॉर्टिकल्चर। तो ये 5 टाइप की कल्चर एग्रीकल्चर, ऑफ कोर्स हमें पता है कि एग्रीकल्चर क्या होता है। अभी ये दूसरे 4 टाइप की पढ़ लेते हैं। तो पहले एग्रीकल्चर ही पढ़ते हैं, दैट इज मीन्स इसके बारे में तो चैप्टर है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइवस्टॉक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। तो एग्रीकल्चर साइंस या आर्ट, ठीक है। अभी साइंस मतलब साइंस कैसे यूज़ हो रहा है, अगर हम मैं बीज नहीं डालूंगी तो वहाँ से फसल कैसे उगेगी, ठीक है, तो साइंस हो गया। आर्ट, किस तरह से हम क्रॉप्स को उगा रहे हैं, तो एक टाइप का आर्ट है, ठीक है। एंड कल्टिवेशन ऑफ द सॉइल, अभी ये कल्टिवेशन क्या कर रहे हैं हम, हवा में कर रहे हैं क्या, नहीं, सॉइल में कर रहे हैं, ठीक है, लैंड पे कर रहे हैं। तो और एंड रेसिंग क्रॉप्स, और फसल उगाना, और रियरिंग लाइफ स्टॉक, पशु वगैरह को पालना, ठीक है, एनिमल्स वगैरह को रियर करना, इसे भी हम फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर हो गया। सेरिकल्चर, सेरी नाम से पता चल रहा है, सेरी, ठीक है, सेरी मतलब वेट, हाँ, सिल्क वॉर्म्स, ठीक है, सेरी मतलब सिल्क वॉर्म्स। फिर कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर, ठीक है। तो कमर्शियल रियरिंग और सिल्क वॉर्म, कमर्शियल रियरिंग मतलब पैसा कमाने के लिए सिल्क वॉर्म को पालना, ठीक है, ताकि सिल्क वॉर्म क्या है, बहुत सारे सिल्क प्रोड्यूस करेगा और वो सिल्क हम लोग जाके मार्केट में बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट ही हो रहा है, ठीक है, इनकम ऑफ द फार्मर, इट विल सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। तो ये सेरिकल्चर हो गया। तो थर्ड है पिसिकल्चर, पिसी मीन्स ब्रीडिंग ऑफ फिश, ब्रीडिंग ऑफ फिश, ब्रीडिंग मीन्स एक टाइप की फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स, मीन्स यहाँ पे फिश को पालना, मीन्स अगर हम लोगों ने एक स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स या पॉन्ड्स हम लोगों ने बनाया और उसके अंदर हम लोग फिश को रियर कर रहे हैं, ठीक है, तो पिसिकल्चर हो गया। एंड जो फोर्थ है बहुत ज़्यादा ईजी है, विटिकल्चर, विटी मीन्स कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स को उगाना, ठीक, सॉरी क्रॉप्स नहीं, ग्रेप्स को कल्टिवेट करना। देन फिफ्थ है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टी मतलब ग्रोइंग वेजिटेबल्स उगाना, फ्लावर्स उगाना, फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़ ताकि आप उन्हें मार्केट में बेच रहे हो, ठीक है, खुद के लिए नहीं, टू प्रोड्यूस टू इनकम द प्रॉफिट, ठीक है। तो ये 5 टाइप के ये कल्चर थे, पहले एग्रीकल्चर, ठीक है, तो जिसे आप फार्मिंग कहते हैं। सो फिर नेक्स्ट सेरिकल्चर मतलब रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, फिर पिसिकल्चर मीन्स ब्रीडिंग ऑफ फिश, विटिकल्चर कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स, और हॉर्टिकल्चर मीन्स ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट है हमारा फार्म सिस्टम क्या होता है, एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम, और एग्रीकल्चर फार्मिंग को क्या हम एक सिस्टम के तौर से देखते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द सिस्टम। द इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर, तो अभी हम लोग सिस्टम की तरह देखते हैं फार्मिंग को, ठीक है। अभी इसमें पहले हमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, हम यहाँ पे कंप्यूटर नहीं पढ़ रहे, रिलेटेड टू ज्योग्राफी, ठीक है। तो इनपुट में क्या होता है, सीड्स, ठीक है, क्या क्या हमें डालना पड़ता है, ठीक है, उगाने के लिए क्रॉप, सीड्स ये रहते बीज, फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड लेबर, ठीक है, तो ये सब इनपुट हमें डालने पड़ते हैं। देन सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व आर, अभी क्या क्या प्रोसेस क्या रहते हैं उसके अंदर,
प्लोइंग, ठीक है, खेत जोतना, सोइंग बीज बोना, इरिगेशन पौधों में पानी देना, वीडिंग करना, ठीक है, मीन्स जो जो अनवांटेड क्रॉप्स उग जाते हैं उनको काटना, हार्वेस्ट करना, फिर जब क्रॉप्स पूरे रेडी हो जाते हैं तब उनको हार्वेस्ट या फिर काटना, ठीक है। देन द आउटपुट फ्रॉम द, ये हम लोगों ने प्रोसेसेस देखा, ठीक है। आउटपुट क्या मिलेंगे, द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, अभी जो आपने पूरा ऐसे मेहनत की है, ठीक है, उसका आपको आउटपुट क्या मिलेगा कि आपको फसल मिलेंगे, वूल मिलेगा, डायरी मिलेगी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो ये सब आपको मिलेंगे। उससे पहले यहाँ पे दी गई है फार्म सिस्टम ऑफ एन एरेबल फार्म, ठीक है। तो ये फार्म सिस्टम दी गई है जैसे इनपुट प्रोसेसेस आउटपुट, जो भी मैंने पढ़ के बताया। इनपुट में क्या होता है, मशीनरी लगानी पड़ती है, सीड्स लगानी पड़ती है, केमिकल। प्रोसेस में फिर प्लोइंग, सोइंग, स्प्रेइंग वगैरह, ये जैसे क्रॉप्स बीज हो गए, ठीक है, इसमें केमिकल्स डाले जा रहे हैं, मशीनरी एक टाइप की मशीन यूज़ हो रही है, फिर आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें क्रॉप्स मिलेंगे, ठीक है। अभी फिजिकल एंड ह्यूमन फार्म इनपुट, अभी ये फिजिकल, अभी इनपुट भी दो टाइप के, एक फिजिकल और एक ह्यूमन, ठीक है। तो फिजिकल में क्या आता है, जो इन्वायरमेंट की तरफ से हमें मिल रहे हैं, जैसे सनशाइन, ठीक है, ये ह्यूमन दे रहा है क्या, नहीं, वो सन से भी मिल रही है। रेनफॉल, ये हमें कहाँ से मिल रही है, क्लाउड से। सॉइल, वो तो सॉइल देती है, ठीक है। स्लोप मीन्स थोड़े लैंड टाइप स्लैंटिंग एरियाज। और टेम्परेचर, टेम्परेचर भी हमें एनवायरनमेंट से मिल रहा है। फिर ह्यूमन इनपुट, ह्यूमन क्या इनपुट डाल रहा है, स्टोरेज डाल रहा है, लेबर है, मशीनरी है और केमिकल्स है, तो ये मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है, क्या क्या इनपुट डालते हैं। फिर अभी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की भी फार्मिंग आती है। सो लेट्स रीड, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा बट ईजी है। फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। सो पूरे वर्ल्ड में बहुत अलग अलग तरीके से फार्मिंग की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इन टू मेन टाइप्स। तो जैसे डिपेंड, जैसे जोग्राफिकल कंडीशन, जैसे एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है, डिपेंड रहना, या फिर डिमांड ऑफ प्रोड्यूस कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, लेबर, ठीक है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, कितनी टेक्नोलॉजी है और कितनी नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है फार्मिंग को दो टाइप में डिवाइड किया, पहला सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। तो हम इन दोनों को पढ़ने वाले हैं। तो पहला है यहाँ पे सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो मैं इसके मींस इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल्स। तो इस टाइप की फार्मिंग ऑर्गेनिक से पता चल रहा है, मींस जो इसमें नेचुरल चीज़ें वो डली है, जैसे ऑर्गेनिक मैन्योर जो खाद डला हुआ है, सिंपल जो नेचुरल जो एनवायरनमेंट से मिलते हैं वो वाले पेस्टिसाइड्स हैं, इंस्टेड ऑफ केमिकल्स की बजाय ये सब चीज़ें डाली गई है, ठीक है। तो नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप। तो ज़्यादा हमें इसका ज़्यादा प्रोड्यूस बढ़ाने के लिए, ज़्यादा अच्छी लगने के लिए हम लोगों ने ये सब नहीं डाले, मीन्स कोई और हम लोगों ने चीज़ उसके अंदर नहीं की ताकि वो जो यील्ड है उसको इंक्रीज करें। तो ये क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो सिंपल फार्मिंग है, ठीक है, ऑर्गेनिक नाम से पता चल रहा है। So now start the subsistence farming. So this type of farming is practiced to meet the needs of farmers family. तो अभी ये फार्मिंग क्या मैं आपको पहले बताना चाहिए, सब्सिस्टेंस मीन्स जीवन यापन करने के लिए, ठीक है, बस अपना जीवन चलाने के लिए, ठीक है, फॉर ओनली फॉर अस, ठीक है, और फॉर आवर फैमिली। तो ये फार्मिंग किस चीज़ में होती है, सिर्फ बस अपनी नीड पूरी करने के लिए होती है या फिर अपनी फैमिली की। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। जो ट्रेडिशनली जो ये मीन्स ट्रेडिशनली या फिर लो लेवल के टेक्नोलॉजी के साथ जो ये करते हैं, तो वो सिर्फ अपनी या फिर घर के जो मीन्स घर के जब सारे मेंबर्स काम करते हैं, ठीक है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा स्मॉल आउटपुट निकलता है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत कम ही प्रोड्यूस होता है। Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming. तो मैंने आपको बताया था कि फार्मिंग किसके दो पार्ट में डिवाइडेड, एक सब्सिस्टेंस और एक कमर्शियल। अभी सब्सिस्टेंस की भी दो टाइप की फार्मिंग है, वो कौन सी हो गई, एक इंटेंसिव हो गई और दूसरी प्रिमिटिव, ठीक है। अब इन दोनों को भी पढ़ लेते हैं। तो पहले इंटेंसिव, ठीक है। तो इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। तो इसमें क्या होता है, जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब फार्मर एक छोटे से लैंड पे मींस छोटे से एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड में कल्टीवेट करता है, सिंपल टूल्स मींस ज़्यादा भारी भरकम मशीन्स भी यूज़ नहीं करता, सिंपली टूल्स पर लेबर ज़्यादा, ठीक है।
Climate with large number of days with sunshine and fertile soil permit growing of more than one crop manually on the same plot. तो एक ही प्लॉट पे बहुत सारे क्रॉप उगाता है, ठीक है। किसकी हेल्प से? क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चाहिए, सनशाइन और मिट्टी भी जो क्या है उपजाऊ, तो उसकी वजह से जो क्रॉप्स अच्छे उग जाते हैं। राइस इज़ द मेन क्रॉप, तो इसके लिए राइस जो है सबसे ज़्यादा मेन क्रॉप ये हमें पता है। अदर क्रॉप्स इंक्लूड, अभी राइस सबसे मेन क्रॉप है, दूसरे क्रॉप्स जैसे वीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये सब। Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated areas of the monsoon region of South, Southeast and East Asia. तो जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर तो कहाँ पे कहाँ पे प्रिवलेंट मतलब सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के कौन से रीजन्स में यूज़ होता है? ये मॉनसून रीजन में यूज़ होता है। कहाँ के? साउथ ईस्ट या ईस्ट एशिया में यूज़ होता है। अभी फिर नेक्स्ट ये था बस इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तभी हम पढ़ते हैं प्रिमिटिव के बारे में, क्योंकि दो टाइप के सब्सिस्टेंस के। देन अभी दूसरा है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है। तो अभी प्रिमिटिव के और पार्ट है, क्या है? शिफ्टिंग है और नोमैडिक हर्डिंग है। एक बार मैं फिर आपको समझा देती हूँ। पहला देखो, फार्मिंग कितने पार्ट में डिवाइडेड है? दो पार्ट में, ठीक है। तो पहला है सब्सिस्टेंस, दूसरा कमर्शियल। तो पहले हम सब्सिस्टेंस के पढ़ रहे हैं। तो सब्सिस्टेंस में दो हैं, कौन सी? एक इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अभी प्रिमिटिव में भी दो हैं, वो क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग, तो उनको हम पढ़ने वाले हैं। अभी कमर्शियल का स्टार्ट ही नहीं करा, अभी तो प्रिमिटिव के भी हैं दो, तो चलो उसको पढ़ लेते हैं पहले। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजॉन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ पे ज़्यादा होती है? मीन्स कौन सी रीजन पे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है? वह है अमेजॉन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, या फिर साउथ ईस्ट एशिया के कुछ रीजन्स, या नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर शिफ्टिंग कल्टीवेशंस होते हैं। फिर दीज आर द एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। ये कुछ एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ज़्यादा ही जल्दी क्रॉप्स उग जाते हैं यहाँ पे। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। तो अगर मीन्स जहाँ पे क्या होता है इस कल्टीवेशन में, एक छोटी सी मीन्स कोई भी एक प्लॉट ऑफ लैंड को पूरा काट दिया जाता है, ठीक है। उसके ऊपर ट्रीज रहते हैं, उसको काट दिया जाता है, ठीक है, ट्रीज वगैरह को, फिर उनको जला दिया जाता है ट्रीज को। The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes and cassava grown. तो फिर जैसे एक छोटा सा लैंड लेते हैं, वहाँ पे ट्रीज है, तो उसको काट दिया जाता है और जो उनकी राख रहती है उसको, उस एशेस को सॉइल के साथ मिक्स कर देते हैं और फिर उसी लैंड पे क्या क्या उगाए जाते हैं? मेज, याम, पोटैटो और कसावा, ठीक है। आफ्टर द सॉइल लूजेस फर्टिलिटी, तो अभी जैसे हम यही प्रोसेस अगर हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर जो सॉइल है उसकी जो उपजाऊ जितनी फर्टिलिटी रहेगी कम हो जाएगी। द लैंड इज अबैंडेंड, फिर जो लैंड है अबैंडेंड हो जाएगी, मीन्स उसके ऊपर फिर क्रॉप्स नहीं उग सकते क्योंकि फर्टाइल लैंड नहीं है। एंड द कल्टिवेटर मूव्स टू अ न्यू प्लॉट, फिर जो कल्टिवेटर है एक नई प्लॉट पे जाता है। शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है? स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टिवेशन का दूसरा नाम क्या है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे अगेन वन डू यू नो फैक्ट इज देयर, लेट्स रीड दिस। शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज नोन एज डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो शिफ्टिंग कल्टिवेशन को अलग अलग नाम से अलग अलग वर्ल्ड में जाना जाता है। तो पहला जूमिंग कहाँ पे बोलते हैं हम? झूमिंग, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोला जाता है झूमिंग। फिर मिल्पा ही मैक्सिको में बोला जाता है। रोका ब्राज़ील में और लद्दाख मलेशिया में, ठीक है। फिर ये तो एक टाइप की थी शिफ्टिंग, ये प्रिमिटिव के पार्ट्स पढ़ रहे हैं ना, तो एक टाइप की शिफ्टिंग है। अभी दूसरे टाइप की है नोमैडिक हर्डिंग, तो ये भी पढ़ लेते हैं। Nomadic herding is practiced in the semi-arid and arid regions of Sahara, Central Asia and some parts of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir. तो नोमैडिक हर्डिंग कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है? सेमी एरिड या एरिड रीजन्स, मीन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा है, ज़्यादा बारिश नहीं होती है, ठीक है, तो वहाँ पे परफॉर्म की जाती है। जैसे सहारा, ये डेजर्ट है सेंट्रल एशिया में, और इंडिया के कुछ पार्ट जैसे राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, ठीक है, यहाँ पे परफॉर्म की जाती है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड्समैन मूव फ्रॉम अ प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फॉडर एंड वाटर अलॉन्ग डिफाइंड रूट्स। तो इस फार्मिंग में क्या होता है, जो हर्ड्समैन मतलब जो चरवाहे रहते हैं, अपने साथ कुछ एनिमल्स उनके ले लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते हैं।
ठीक है, पूरे टाइम वो घूमते ही रहते हैं। अभी घूमते किस चीज़ के लिए? फॉडर मीन्स जैसे अभी एनिमल को तो भूख लगेगी, ठीक है, तो उनको उनके फॉडर के लिए उनको चारा चाहिए ना खाने के लिए, तो उस चारे के लिए घूमते हैं, पानी के लिए घूमते हैं। फिर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइज इन द रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कॉन्सेंट्रेट्स एंड टेरेन। तो अभी ये जो है, ये मूवमेंट कहाँ पे अराइज होती है? मतलब जैसे इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कॉन्सेंट्रेट मतलब रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट मतलब रिस्ट्रिक्शंस या फिर टेरेन, ठीक है, तो वहाँ पे क्लाइमेट भी अच्छा होना चाहिए। फिर शीप, कैमल, याक और गोट्स आर द मोस्ट कॉमनली रियर्ड, ठीक है, तो शीप, कैमल, याक, ये सब एनिमल्स रहते हैं जो ये जो चरवाहे रहते हैं, हर्ड्समैन जो रहते हैं, तो इन सबको पालते हैं। They provide milk, meat, wool, hides and other products to the herdsmen and their families. तो ये जैसे शीप, ठीक है, शीप क्या देती है? हमें वूल देती है। अभी कैमल तो ऑफकोर्स जैसे याक हो गए, गोट्स हो गए, तो मिल्क, मीट, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये देते हैं, ठीक है। किसको देते हैं? हर्ड्समैन को या फिर उनकी फैमिलीज़ को, ठीक है, तो इनसे उनका गुजारा चलता है। फिर ये हमने सिर्फ ये पढ़ी हम लोगों ने सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है, दो टाइप की थी, सब्सिस्टेंस और कमर्शियल। तो सब्सिस्टेंस पढ़ लिया, भी आते हैं कमर्शियल फार्मिंग पे, ठीक है। तो कमर्शियल फार्मिंग में है, कमर्शियल मतलब फॉर सिर्फ प्रॉफिट के लिए, अपने लिए नहीं, सिर्फ प्रॉफिट के लिए। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। अभी ये फसल उगाए जाते हैं, एनिमल्स पाले जाते हैं, क्यों? सिर्फ मार्केट के लिए, सिर्फ मार्केट में बेचने के लिए, ठीक है। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इन लार्ज। अभी जिस एरिया पे कल्टीवेट किए जाते हैं वो भी बड़ा रहता है, और कितने इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, ठीक है, वो भी मीन्स अमाउंट बड़ी रहती है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स, मीन्स ज़्यादातर काम तो मशीन से किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। अभी कमर्शियल फार्मिंग के भी टाइप्स है इधर, ठीक है, वो है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसके 3 टाइप की, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन। तो अभी ये भी पढ़ लेते हैं। फिर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस, सिर्फ कमर्शियल के पर्पस के थ्रू ही यहाँ पे ये क्रॉप्स उगाए जाते हैं। वीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। अब वीट और मेज ये ये कॉमन ग्रेन्स है जो उगाए जाते हैं। मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग ये कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा जो है उगाए जाते हैं? वो है टेम्परेट ग्रासलैंड, किसकी? नॉर्थ अमेरिका की, यूरोप की, एशिया की। फिर these एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड विद लार्ज फार्म्स स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टर्स। तो यहाँ पे क्या है, जो फार्म्स रहते हैं ना, मीन्स एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, ज़्यादा लोग नहीं रहते, बहुत स्पार्सली मतलब बहुत ही कम पॉपुलेशन रहती है यहाँ पे, और बहुत ही बड़े बड़े मीन्स दूर दूर तक 100 हेक्टर्स के यहाँ पे फार्म्स रहते हैं। Several winter restrict the growing season and only a single crop can be grown। तो अभी विंटर्स में क्या है, जो क्रॉप्स उगेंगे नहीं, ठीक है, उनको बराबर सनलाइट नहीं मिलेगी, तो इससे एक ही क्रॉप उगाया जाता है विंटर्स में। अभी ये किसी बारे में थे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के बारे में। अब दूसरी है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड। लैंड किस चीज़ में काम आते हैं? खाना उगाने में। फॉडर क्रॉप्स, चारा उगाने में। रियरिंग लाइफ स्टॉक, एनिमल्स को पालने में, ठीक है, वो मिक्स्ड फार्मिंग हो गई। अभी कहाँ प्रैक्टिस की जाती है? यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, तो यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है। अभी थर्ड टाइप की है प्लांटेशंस, ठीक है। अभी प्लांटेशंस में प्लांटेशंस आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग विद सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगर केन एंड कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। तो प्लांटेशंस में क्या होता है, ये एक टाइप की कमर्शियल फार्मिंग ही है, जहाँ पे एक सिंगल क्रॉप जैसे टी ले लो, कॉफ़ी ले लो, शुगर केन, कैश्यू, कुछ भी ले लो, कोई भी एक क्रॉप, ठीक है, तो वो उगाए जाते हैं यहाँ पे। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर, ज़्यादा अमाउंट में लेबर चाहिए रहता है। कैपिटल्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, पैसे भी ज़्यादा चाहिए रहते हैं। द प्रोड्यूस में भी प्रोसेस ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियरबाई फैक्ट्रीज। तो जो भी प्रोसेस होता है, ठीक है, वो फार्म्स में होता है या फिर फैक्ट्रीज में होता है। द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क भी होना चाहिए, क्योंकि बस हम लोगों ने उगा लिए वो, ठीक है, तो उतने से काम नहीं चलेगा, तो अभी हम मार्केट तक वो बेच के भी आने पड़ेंगे, ठीक है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए। अभी मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन में ही फाइंड आउट की जाती है, जैसे रबर मलेशिया में,
कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका। ये दीज आर सम एग्जाम्पल्स फॉर दिस, ठीक है। तो अभी फिर नेक्स्ट है मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। सो वी हैव completed half of this chapter, so thank you so much for watching this video. So bye guys.